जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने आपको श्वसन तंत्र के बारे में बताया था। श्वसन तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार ये श्वसन तंत्र क्या है। हमने आपको श्वसन तंत्र के बारे में बता दिए थे। श्वसन तंत्र, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि हमने आपको श्वसन तंत्र में आपको बताया था कि मनुष्य या किसी जीवित जीव के द्वारा सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया था श्वसन अंग के आधार पर स्तनधारी या फिर पक्षी, फिंस, कीट मकोड़े, मेढक इस तरीके से सांस लेते हैं। जैसे स्तनधारी जीव जो होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं। स्तनधारी जो जीव होते हैं फेफड़े से सांस लेते हैं। पक्षी जो होता है ये भी फेफड़े से सांस लेता है। और जो मछली होता है, मछली होती है, होता नहीं, मछली जो होती है वो गलफड़े से, किससे? गलफड़े से। और जो कीट मकोड़े होते हैं वो ट्रैकिए से। कीट मकोड़े किससे लेते हैं? ट्रैकिए से। हम मेढक जो है त्वचा से लेते हैं। ठीक। हमने लगभग आपको ये सब बता दिया था। ठीक। और श्वसन के बारे में ये भी बताया था। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? श्वासोच्छ्वास में हमने आपको दो बताया था। एक बताया था इनहेलेशन, एक बताया था एक्सहेलेशन। ठीक। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है? तो हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं निःश्वसन, और इसे बोलते हैं निःश्वसन। ठीक। यही है। ये सब हमने आपको बता दिए थे। आ जाते हैं फेफड़े के बारे में। देखते हैं दोस्तों आज ये फेफड़े के बारे में। क्या होता है फेफड़ा? फेफड़े में क्या क्या पाया जाता है? फेफड़ा सांस लेने के पश्चात कैसे क्या करता है? किस प्रकार से फेफड़ा काम करता है? तो आज हम ये सब समझेंगे। ठीक। ये फेफड़ा में जहाँ से सांस लेते हैं नासा क्षेत्र के आगे के बाद ये फायरिंग्स है। क्या है? फायरिंग्स। और ये क्या है? लाइरिंग्स। और यहाँ पे क्या है? एपिग्लोटिस वाल्व है। एपिग्लोटिस वाल्व है। ठीक। उसके बाद इसी की जस्ट नीचे क्या रहेगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया। ठीक। और उसके बाद क्या रहेगा? ये ब्रोंकस है। क्या है ये? और ये नस, ये वाली दोनों नस खींच दे रही है। ब्रोंकस। ठीक। क्या है? ब्रोंकस। और जो ये इतनी छोटी छोटी नसें ढेर सारे गोले गोले बने हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइस। ब्रोंकाइस। ठीक। ब्रोंकस, ब्रोंकाइस और एपिग्लोटिस वाल्व, ट्रैकिया, फेरिंग्स और लेरिंग्स। ठीक। देखते हैं। और ये चीज क्या है? एल्वियली है।
जो गोला गोला बना है ना, एल्वियली। एल्वियली। ठीक। अब देखो, इन सब में क्या होता है, जब नासा छिद्र के माध्यम से फेरिंग लेयरिंग से होते हुए कहाँ आता है, ये सांस आपके फेफड़े में आता है। जब फेफड़े में सांस आता है तो फेफड़ा क्या करता है, ये ब्रोंकस के माध्यम से कहाँ जाता है, फेफड़े में। और जब ब्रोंकस के माध्यम फेफड़े में जाता है तो ये फेफड़े में पाए जाने वाले ब्रोंकाइल्स और ये एल्वियली, जो ब्रोंकाइल्स हैं अलग अलग, ये अलग अलग एल्वियली में वायु को एकत्रित कर देता है। एल्वियली को हिंदी में वायु कोश कहते हैं। वायु कोश। ठीक। क्या कहते हैं, वायु कोश। किसको, एल्वियली को। ठीक। उसके आगे देखते हैं, एल्वियली की वायु कोश कहते हैं। उसके आगे जो ये हमारा ब्रोंकाइस होता है, ये ब्रोंकाइस, ये नस, ये ये सब छोटी छोटी नसें क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करके इन सभी वायु कोशों में वायु को एकत्रित करके इकट्ठा करने का काम करता है। और इसी में ऑक्सीजन जब इकट्ठा होता है तो शुद्ध ऑक्सीजन को छान करके फेफड़ा भेज देता है ऑक्सीजन के साथ ब्लड में। और ब्लड चला जाता है शुद्ध होकर के हृदय में। और हृदय में शुद्ध ब्लड एक तरफ होता है, अशुद्ध ब्लड एक तरफ होता है। तो शुद्ध ब्लड पूरे शरीर में जाता है, अशुद्ध ब्लड वापस सांस के द्वारा उसमें से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ चली जाती है कहाँ, किडनी के द्वारा छन के पेशाब बन के बाहर निकल जाता है। ठीक। ये क्या है, ये आपका फेफड़े के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। ठीक। ब्रोंकाइस छोटी छोटी नसें, ब्रोंकास ये मोटी वाली मुख्य नस है, एपिग्लोटिस वाल्व ऊपर होता है, ट्रैकिया नीचे होता है, लैरिंग्स एपिग्लोटिस वाल्व के ऊपर होता है, फेरिंग्स कहाँ होता है, तो फेरिंग्स आपके गले के हड्डी के पास होती है। ठीक। गले की हड्डी के पास बोले जहाँ पे थायराइड वाली ग्लैंड होती है, हड्डी होती है। ठीक। समझ में आया इतना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या था। हम इस आगे वाले चैप्टर में हमने आपको बताया नहीं था, अब इसके आगे वाले में बताने चल रहे हैं कि जो ये मुझे तबीयत है, फेफड़ा जो है फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना फेफड़ा बनाए आपको समझ में नहीं है। ये क्या है, फेफड़ा है, ये फेफड़ा है। और जस्ट इसी के नीचे होता है डायफ्राम। ये। ठीक। ये डायफ्राम क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लेकर के इसमें भरता है। इसीलिए देखिए जब आपके पेट में ऑक्सीजन भरता है तो आपका ऑक्सीजन से पेट फूल जाता है। जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो आपका ऑक्सीजन से छोड़ने की वजह से पेट पचक रहता है। तो ये डायफ्राम क्या होता है, इस फेफड़े को फूलने और पचकने में सहायता भी प्रदान करता है। और डायफ्राम शरीर का एक ऐसा नाजुक हिस्सा है, जब कभी देखिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसके अगर स्टेयरिंग से, जब जो लोग अक्सर तर चल पहिया चलाते हैं उनको चोट इससे ज़्यादा लगती है। स्टेयरिंग से, हैंडल से जब उनको चोट लगती है तो देखिए उनके फेफड़े के नीचे पेट में चोट लगती है। क्यों, क्योंकि वो जब ब्रेक मारते हैं तो भी, या गाड़ी जाके आगे लड़ जाती है तो भी। और क्या होता है, वो झटके में आकर के उसी स्टीयरिंग पे लड़ जाते हैं। और जब लड़ते हैं, अगर बाई द वे सीने पर लग गया तो हो सकता है बचने की उम्मीद रहे। लेकिन अगर इसे डायफ्राम पे लगता है तो डायफ्राम पे अगर चोट लगा है
और किस्मत आपकी अच्छी नहीं तो बच गए, नहीं तो डायफ्राम मारता है, हड्डी तोड़ देता है। और डायफ्राम का जैसे हड्डी टूटता है, डायफ्राम तुरंत टूट के बिखर जाता है। और जैसे डायफ्राम टूटता है, सांस आना जाना बंद, और आप सांस नहीं ले पाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कभी कभी गाड़ियों में एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति को कहीं चोट नहीं लगती, लेकिन फिर भी व्यक्ति मर जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, लोग कहते हैं कहीं चोट ही नहीं लगा है, फिर भी मर गया बेचारा, तो उसका डायफ्राम टूट जाता है। ठीक है। डायफ्राम एक ऐसा हिस्सा है फेफड़े के नीचे का कि फेफड़े को सहारा प्रदान करता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या है। श्वसन में आपको हमने एक चीज और बताना बाकी था, सभी चीजें का लगभग बता चुका हूँ। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। बाह्य और आंतरिक। बाह्य क्या करता है, फेफड़े से श्वसन, सांस अंदर लेता है, और सॉरी, फेफड़े से सांस को बाहर फेंकता है। जबकि आंतरिक श्वसन में कोशिका के माध्यम से श्वसन अंदर चलता है। ठीक है। और बाह्य वाले में ऑक्सीजन को फेफड़ा कलेक्शन करता है, जबकि आंतरिक वाले में कोशिका ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक। यही था। अब इसमें से हम थोड़ा सा आपको समझा देंगे। जब सांस लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से एक चलता है क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स चक्र क्या करता है, क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 छोड़ता है। और जो ये CO2 छोड़ता है, तो इस क्रेब्स चक्र के समय पर एक पायरुविक एसिड के अनुसार, पायरुविक एसिड सॉरी ये पायरुविक एसिड के दौरान 18 ATP का निर्माण होता है। और यही जो 18 ATP है, यह क्या करता है, एक पायरुविक एसिड पे 18 ATP बनाता है। जबकि शरीर में, हमारे शरीर में या मनुष्य किसी के भी शरीर में पहले से एक पायरुविक एसिड आपका जब बनता है, उसके बाद दूसरा पायरुविक एसिड ये बनेगा, तो आपका 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 36। दोनों मिला के 36 ATP। लेकिन 36 ATP तो ग्लूकोज बनाएगा नहीं, क्योंकि 38 ATP चाहिए। तो आप मनुष्य के शरीर में 2 ATP पहले से मौजूद रहता है, और 38 ATP बन जाता है। और यही 38 ATP मिल करके, 38 ATP मिल करके ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है। ठीक है। 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा बनाता है। ठीक। समझ में, ना समझ में आया हो, आप फिर से रिव्यू करिए, और फिर भी नहीं समझ आता तो फिर से बताते रहे। देखिए, मनुष्य के भोजन करने के दौरान क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान जब एक पायरुविक एसिड टूटता है, तो 18 ATP बनता है। और दो पायरुविक एसिड टूटने पर 36 ATP बनता है। लेकिन 36 ATP से ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में 2 ATP पहले से रहता है, मिला के 38 ATP बन जाते हैं। और 38 ATP बराबर ये ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज बराबर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भोजन करता है, तो उसको
2400 किलो कैलोरी की ऊर्जा का भोजन चाहिए, तब उसका पेट बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया? ये आपका फेफड़े के बारे में हमने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दिया हूँ। आपको जो भी कन्फ्यूजन रहे फेफड़े के बारे में, आप मैसेज कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण। हृदय क्या होता है, हृदय में शुद्ध ब्लड कहाँ जाता है और अशुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, कैसे क्या होता है, शुद्ध ब्लड आता है, कैसे अशुद्ध ब्लड जाता है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़ा करिए क्या, क्योंकि लेक्चर हम ज़्यादा देते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, लिखते कम है, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है और लिखने की जगह नहीं बचती। इसलिए जैसे ही हम बड़ा बोर्ड खरीदेंगे तो हम चित्र भी बड़ा बना करके एक बार में पूरी जो चैप्टर शुरुआत करेंगे पूरा बोर्ड ही पे लिख देंगे, समझा समझा के। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को जब भी देखा करिएगा ध्यान से देखा करिए, जहाँ पे ना समझ में आए तुरंत वहीं पे पिन पॉइंट कर लीजिए और मैसेज कर दिया करिए चैट बॉक्स में कि सर इस जगह पे ये चीज़ नहीं समझ में आए, ताकि हमें भी उसी पिन पॉइंट पे ही बताना हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि व्यू लाइक जल्दी तेज से बढ़े तो हम भी मोटिवेट होते हैं। और बीच बीच में वीडियो, इस समय तो लाइट की कंडीशन खराब ही थी तो क्या ही बताए, आप सब लोग समझते हैं। बाकी और आगे अब अगले वीडियो में हम रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।